आज हम देख रहे हैं आधुनिक राजनीतिक अवधारणाएं। और आधुनिक राजनीतिक अवधारणाओं में हमारा टॉपिक रहेगा राजनीतिक समाजीकरण, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध अपन सबको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? 1939 से लेकर 1945 के बीच में घटित हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध। और उसके बारे में अपन को पता है कि 1939 में जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था, उसी समय और द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था पोलैंड पर जर्मनी द्वारा आक्रमण 1939 में, और 1945 में इसका समापन हुआ था। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में और विश्व के कई महाद्वीप जैसे कि एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका जैसे उस समय कई देश, महाद्वीपों के कई देश आज़ाद हुए थे। जैसे 1947 में भारत होता है, पाकिस्तान होता है, इसी प्रकार से कई राष्ट्र उस समय आज़ाद हुए थे। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्र हुए एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी राज्यों के अध्ययन करने के लिए और तुलनात्मक राजनीति में अनेक नवीन अवधारणाओं का विकास हुआ। दुनिया में देखा जाने लगा कि राज्य किस प्रकार के, राज्यों की शासन व्यवस्था किस प्रकार की है, शासन किस प्रकार का वहां पर है। तो उनका अध्ययन करने के लिए और तुलनात्मक राजनीति में नई नई परिभाषाएं और नए नए दृष्टिकोण का जन्म हुआ। हम लोगों ने 11वीं कक्षा में और बीए पाठ्यक्रम में पढ़ा होगा, व्यवहारवादी क्रांति का नाम आता है। व्यवहारवादी क्रांति, व्यवहारवादी क्रांति। सबसे पहले तो इसी को देख लें, ये व्यवहारवादी क्या चीज है या व्यवहारवादी क्रांति है, ये क्या चीज है ये। तो देखिए, व्यवहारवादी क्रांति क्या है? ये परंपरागत राजनीति विज्ञान की असफलताओं के प्रति, जब परंपरागत राजनीति विज्ञान था तो उस समय परंपरागत राजनीति विज्ञान के अनेक उसमें दोष थे, और उन दोषों को और दूर करने के लिए आधुनिक राजनीति विज्ञान, फिर व्यवहारवाद, उत्तरी व्यवहारवाद आदि विचारों की बात आती है। लेकिन सबसे पहले आप इसी को देख लें कि परंपरागत राजनीति विज्ञान की असफलताओं के प्रति असंतोष का परिणाम है क्या? व्यवहारवादी क्रांति। इस क्रांति का उद्देश्य क्या था? राजनीति विज्ञान को अधिक वैज्ञानिक बनाना। आप इस प्रकार से कह सकते हो कि व्यवहारवादी क्रांति है, ये परंपरागत राजनीति विज्ञान की असफलताओं के प्रति असंतोष का परिणाम था, और इस क्रांति का उद्देश्य राजनीति विज्ञान को अधिक वैज्ञानिक बनाना था। तो अपन पढ़ रहे थे व्यवहारवादी क्रांति के अंत अनुशासनात्मक उपागम पर जोर देने के कारण भी राजनीति विज्ञान में विभिन्न नवीन अवधारणाएं शामिल की गई। अब एक नाम यह आता है अंत अनुशासनात्मक, अंत अनुशासनात्मक उपागम क्या चीज है? अंत अनुशासनात्मक उपागम क्या है? देखिए, कोई सा भी विषय हो, उसे दूसरे विषय के साथ में ही अध्ययन करना आवश्यक होता है। कोई सा भी विषय अपने आप में परिपूर्ण नहीं है, उसे दूसरे विषय के साथ, जैसे राजनीति विज्ञान का इतिहास के साथ, राजनीति विज्ञान का समाजशास्त्र के साथ, राजनीति विज्ञान का अर्थशास्त्र के साथ, दर्शन शास्त्र के साथ, नीति शास्त्र के साथ में, भूगोल के साथ में, तो एक विषय का अन्य विषयों के साथ में अध्ययन जो होता है या अध्ययन की जो पद्धतियां होती हैं उन्हें कहा जाता है अंतः अनुशासनात्मक उपागम। आप इस प्रकार से कह सकते हो, एक विषय द्वारा दूसरे विषय की अध्ययन पद्धतियों व उपलब्धियों को अपनाना। जैसे कि मैंने अभी बताया कि कोई सा विषय अपने आप में परिपूर्ण नहीं होता है, जो दूसरे विषयों में अनेक अध्ययन करने की विधियां हो सकती हैं, पद्धतियां हो सकती हैं, उनको अपने विषय में उनको अपनाना, अंगीकृत करना क्या कहलाता है? अंत अनुशासनात्मक उपागम है। आप सीधी भाषा में इसको इस प्रकार से पढ़ सकते हो
एक विषय का दूसरे विषय के साथ में अध्ययन करना, राजनीति विज्ञान का इतिहास के साथ अध्ययन करना या राजनीति विज्ञान का नीति शास्त्र के साथ में अध्ययन करना या मनोविज्ञान के साथ अध्ययन करना, दर्शन शास्त्र के साथ अध्ययन करना, ये क्या था है अंतः अनुशासनात्मक उपागम। तो अपन बात कर रहे थे कि व्यवहारवादी क्रांति के अंतः अनुशासनात्मक उपागम पर जोर देने के कारण भी राजनीति विज्ञान में विभिन्न नवीन अवधारणाएं शामिल की गई। समाजशास्त्र है, समाजशास्त्र क्या चीज होती है? देखिए अलग अलग विषय, जैसे राजनीति विज्ञान में हम राजनीति का, सरकारों का या विभिन्न संस्थाओं का अध्ययन करते हैं। भूगोल में अपने पृथ्वी, समुद्र, नदियां, जलवायु आदि, मृदा आदि का अध्ययन करते हैं, है ना। या अर्थशास्त्र में हम धन संपत्ति आदि का अध्ययन करते हैं। तो इसे समाजशास्त्र में किसका अध्ययन करते हैं? विभिन्न प्रकार के समाजों का अध्ययन है, वहां के लोगों की रहन सहन किस प्रकार का है आदि बातों का, या उनके साथ विभिन्न प्रकार के जो दृष्टिकोण है समाज के लोगों का, ये जो विषय है उस समाजशास्त्र में उसका अध्ययन किया जाता है। तो समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र के बढ़ते अंतर संबंधों, यानी ये कहना चाह रहा है कि लगातार समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान के संबंध लगातार आपस में बढ़ रहे थे। तो अंतर संबंधों के फलस्वरूप कई समाजशास्त्रीय संकल्पनाएं राजनीति विज्ञान में शामिल हुई। नई नई चीजें हैं वो राजनीति विज्ञान में आई, जिनमें राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक सहभागिता, राजनीतिक विकास, राजनीतिक समाजीकरण आदि प्रमुख है। अपन अपने टॉपिक पर आ रहे हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समाजीकरण समाजशास्त्रीय संकल्पना से प्रेरित है। अब बात ये आती है, अपन लोगों ने पढ़ा राजनीतिक समाजीकरण के बारे में कि इसकी शुरुआत राजनीतिक समाजीकरण आया ही कहां से? तो सबसे पहले राजनीतिक समाजीकरण तो बाद की बात है, सबसे पहले तो अपन देखेंगे ये समाजीकरण क्या है। मनुष्य द्वारा किसी समाज का सदस्य बन जाना ही समाजीकरण है। जब कोई व्यक्ति किसी समाज में शामिल होता है, उस समाज के रीति रिवाज, रहन सहन, उसकी परंपराएं, प्रथाएं आदि को अपना लेता है, तो अपन कहेंगे उस व्यक्ति का समाजीकरण हो गया। आप इसको यूं कह सकते हो कि समाजीकरण समाज में चलने वाली एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति क्या कर रहा है? समाज के विभिन्न प्रकार के रीति रिवाज, परंपराएं, मूल्य, मान्यताएं आदि को अपना कर समाज का सदस्य बनता है। जैसे प्रत्येक समाज की जैसी संस्कृति होती है, वह अपनी संस्कृति के अनुसार बोलना, अभिवादन करना, पूजा करने का तरीका, लोगों का रहन सहन, पहनावा, लोगों का भोजन करने का तरीका, खान पान आदि की आदतें सीखता है। कहना क्या चाह रहा है? एक व्यक्ति है, किसी समाज में शामिल होता है, जिस समाज में वो शामिल हो गया तो वहां का जो रहन सहन, उनका खान पान है, उनके रीति रिवाज, उनकी संस्कृति है, उनकी सभ्यताएं, उनकी जो मान्यताएं हैं, जो व्यक्ति अपना लेता है, तो क्या होता है? ये समाजीकरण है। आप समझ गए होंगे। अब अपने इसको इस प्रकार से कह सकते हैं कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक, जन्म शुरुआत बालक की होती है। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक समाज से किसी विशेष समाज का सदस्य बनता है। समाज तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन वह कौन सी समाज का सदस्य बन रहा है? जिस भी समाज का सदस्य बन रहा है, अगर वहां की वो सारी परंपराएं, मान्यताएं, रीति रिवाज को अपना लेता है, तो वह उस विशेष समाज का सदस्य बन जाता है। अब बात करते हैं, ये तो समाजीकरण हो गया कि किसी समाज का सदस्य बन जाना और उनकी परंपराओं को मान लेना, समाजीकरण हो गया। अब बात आती है राजनीतिक समाजीकरण की। अब ये राजनीतिक समाजीकरण क्या है? तो देखिए, इसके बारे में एक छोटी सी दो लाइनों की एक परिभाषा याद रखिएगा कि राजनीतिक समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति राजनीति के प्रति समाजीकरण, यह किसके बारे में बात कर रहे हैं?
राजनीतिक समाजीकरण के बारे में बात कर रहे हैं कि राजनीतिक समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति राजनीति के प्रति अपना ज्ञान प्राप्त करता है, राजनीति के प्रति राजनीति की बातों को सीखता है, राजनीति के बारे में जितना भी नॉलेज है वो प्राप्त करता है। इसको अगर दूसरे शब्दों में कहें तो राजनीतिक समाजीकरण राजनीतिक संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को स्थानांतरित करने का एक साधन है। अपन लोगों ने देखा होगा, एक छोटा सा बालक एक परिवार में जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद में जैसे जैसे बड़े होता जाता है वह परिवार से अनेक बातें सीखता चला जाता है। परिवार में रहता है, संगठन में रहता है, बड़ों की बातें मानता है, तो उसको ऐसा लगता है कि बड़े जो लोग हैं वो हुकूमत करते हैं, सत्ता चलाते हैं, तो इसलिए वो क्या करता है, सीखता है कि नेतृत्व सब लोगों के पास नहीं होता है, जिसके पास सत्ता होती है शक्ति का प्रयोग वही करता है, वही सबसे प्रबल व्यक्ति होता है। तो वह धीरे धीरे परिवार से जाकर विद्यालय में जाता है, समाज में जाता है, विभिन्न प्रकार के राजनीतिक दलों के बारे में जानता है और इस प्रकार से उसका राजनीति के प्रति धीरे धीरे जो ज्ञान है वो ज्ञान बढ़ता जाता है। जब वो और उम्र प्राप्त करता है और अधिक राजनीति के बारे में सीखता है, जब वह बूढ़ा हो जाता है तो जो नई पीढ़ी जन्म लेती है वो अपने ज्ञान को उन पीढ़ियों तक पहुंचाने का कार्य कर रहा है। तो अपन ने क्या बताया कि राजनीतिक समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति राजनीति के प्रति अपना ज्ञान प्राप्त करता है या अपनी समझ विकसित करता है, या राजनीतिक समाजीकरण राजनीतिक संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के स्थानांतरित करने का एक साधन है। ये अपन ने बात की सीधी शब्दों में राजनीतिक समाजीकरण के बारे में। थोड़ा सा इसके बारे में और देखें तो प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था कुछ आदर्शों पर टिकी होती है। प्रत्येक देश के अपने अपने आदर्श होते हैं और वहां की जो जनता, वहां के नागरिक होते हैं, उन आदर्शों का पालन करते हैं। अर्थात प्रत्येक देश के कुछ न कुछ आदर्श अवश्य होते हैं। जैसे कि भारत एक राज्य है, उसका भी आदर्श है। क्या आदर्श है कि देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था और स्वतंत्र समाज की स्थापना करना, ये भारत देश का एक आदर्श है। अब देश के नागरिकों को क्या करना है? भारत के नागरिकों को राजनीतिक समाजीकरण के द्वारा इसी के अनुरूप बनाने का प्रयास किया जाता है कि किस प्रकार से उन्हें अपने राज्य का विकास करना है। ये तो होगी एक राजनीतिक समाजीकरण का सीधे शब्दों में अर्थ है। अब राजनीतिक समाजीकरण को कुछ और आगे बढ़ाने का कार्य किया है। इन्होंने कुछ विचारक हैं, जैसे कि परीक्षा में आपसे यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि राजनीतिक समाजीकरण की सर्वप्रथम व्याख्या करने वाला विचारक कौन था, तो आप लिखेंगे हर्बर्ट साइमन। हर्बर्ट साइमन ये राजनीतिक समाजीकरण की व्याख्या करने वाला प्रथम राजनीतिक विचारक है। इनकी पुस्तक भी है, कौन सी? पॉलिटिकल है, सोशलाइजेशन है, या इसको हिंदी में बोलते हैं राजनीतिक समाजीकरण है। ठीक है ना? ये परीक्षा प्रश्न आ जाए पॉलिटिकल सोशलाइजेशन पुस्तक का लेखक कौन है, रचयिता कौन है, तो आप क्या बताएंगे? हर्बर्ट साइमन है। यह हर्बर्ट साइमन ने कौन सी पुस्तक लिखी? पॉलिटिकल सोशलाइजेशन या राजनीतिक समाजीकरण। ठीक है ना? यह परीक्षा प्रश्न ये पूछ ले राजनीतिक समाजीकरण की सबसे पहले व्याख्या करने वाला विचारक कौन था, तो आप क्या लिखेंगे? हर्बर्ट साइमन। कैसे भी प्रश्न पूछ ले आप ये करेंगे। ये हर्बर्ट साइमन है, इन्होंने राजनीतिक समाजीकरण को परिभाषित करने का कार्य किया। ये जो इनकी पुस्तक है इसमें राजनीतिक समाजीकरण के बारे में ही उन्होंने विस्तार से वर्णन किया है। एक लेखक और आते हैं, ये राजनीतिक विचारक आप कह सकते हैं अमंडोर पावेल। पावेल और ये अमंडोर पावेल है, ये भी राजनीतिक समाजीकरण के बारे में प्रकाश डालने का कार्य कर रहे हैं। अमंडोर पावेल राजनीतिक समाजीकरण के बारे में क्या कर रहे हैं कि राजनीतिक समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से राजनीतिक संस्कृति में प्रवेश कराया जाता है। किसका?
व्यक्ति का। राजनीतिक समाजीकरण है वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से राजनीतिक संस्कृति में व्यक्ति का प्रवेश कराया जाता है और उनकी राजनीतिक उद्देश्यों के प्रति अभिप्रेरणाओं को बनाया जाता है कि राजनीति के प्रति वे किस प्रकार की विचारधारा को पसंद करते हैं, किस प्रकार से वो प्रेरित होकर राजनीति में शामिल होते हैं। तो ये अमंडोर पावेल ने बताया, क्या बताया कि राजनीतिक समाजीकरण है वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से राजनीतिक संस्कृति में प्रवेश कराया जाता है। यहाँ पर सीधी परिभाषा लिख दी, आप याद रखना, प्रवेश किसका कराया जाता है, व्यक्ति का प्रवेश कराया जाता है और उनकी राजनीतिक उद्देश्यों के प्रति अभिप्रेरणाओं को बनाया जाता है। यहां पर एक नाम आया राजनीतिक संस्कृति, पॉलिटिकल कल्चर, राजनीतिक संस्कृति। हालांकि ये चैप्टर आगे भी आएगा लेकिन उसके बारे में थोड़ी जानकारी होना भी आवश्यक है कि राजनीतिक संस्कृति क्या चीज होती है। देखिए, राजनीतिक संस्कृति का अर्थ है ऐसे मूल्यों, विश्वासों और मान्यताओं को व्यक्त करने का सुविधाजनक और संक्षिप्त ढंग है जो राजनीतिक जीवन को अर्थ प्रदान करते हैं। दोबारा देख लीजिएगा, राजनीतिक संस्कृति की, राजनीतिक संस्कृति का अर्थ है ऐसे मूल्यों, विश्वासों और मान्यताओं को व्यक्त करने का सुविधाजनक और संक्षिप्त ढंग है जो राजनीतिक जीवन को अर्थ प्रदान करते हैं। क्या कहलाता है, राजनीतिक संस्कृति। ठीक है, एक और आते हैं आपके राजनीतिक विचारक है काउनाद है, और काउनाद ने भी राजनीतिक समाजीकरण को परिभाषित करने का कार्य किया है। ये इनकी परिभाषा आसान सी है, सीधी सी है, शब्दों में समझ में आ जाती है, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये कहते हैं कि राजनीतिक समाजीकरण वह शब्द है जो उस प्रक्रिया का वर्णन करता है जिस प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्ति राजनीति से संबंधित अपना ज्ञान प्राप्त करता है। इनकी परिभाषा का अर्थ सिर्फ इतना है कि राजनीति से संबंधित जितनी भी चीजें हैं, ये राजनीति से संबंधित जो ज्ञान है व्यक्ति प्राप्त करता है, राजनीति से संबंधित व्यक्ति जो भी ज्ञान प्राप्त करता है वह क्या है, राजनीतिक समाजीकरण। काउनाद इस प्रकार की बातें कहते हैं। अब अपन लोगों ने हर्बर्ट साइमन के बारे में देखा, काउनाद के बारे में देखा, अमंडोर पावेल के बारे में भी देखा। इन सब की परिभाषाओं का सार क्या है? सीधे शब्दों में आप कहें कि राजनीतिक समाजीकरण का उद्देश्य केवल है व्यक्तियों को अपनी राजनीतिक व्यवस्था की शिक्षा प्रदान करना और उन्हें विकसित करना है जिससे कि वे राजनीतिक व्यवस्था को सुचारू संचालन में सहायक बन सकें। राजनीतिक समाजीकरण का उद्देश्य व्यक्तियों को अपनी राजनीतिक व्यवस्था की शिक्षा प्रदान करना तथा उन्हें विकसित करना, क्यों? जिससे कि वे राजनीतिक व्यवस्था के सुचारू संचालन में सहायक बन सकें। ये राजनीतिक समाजीकरण के बारे में कुछ बातें आई। अब आते हैं राजनीतिक समाजीकरण के साधन। कि राजनीतिक समाजीकरण का प्रसार है किस प्रकार से होता है? राजनीतिक समाजीकरण के राजनीतिक के साधन, और साधनों में पहला साधन आता है परिवार। राजनीतिक समाजीकरण के साधन है। आप साधनों के बारे में इतना समझ सकते हैं कि व्यक्ति में राजनीतिक समझ विकसित करने वाली समाज में अनेक संस्थाएं होती हैं। ये संस्थाएं किस प्रकार से कार्य करती हैं? तो जो संस्थाएं कार्य कर रही हैं अपन उन्हीं के बारे में पढ़ रहे हैं, जिनमें सबसे पहले अपन किसके बारे में देख रहे हैं? परिवार। जो जब बालक सबसे पहले बालक के रूप में, शिशु के रूप में बालक जन्म लेता है, एक परिवार में आता है और परिवार में रहकर वो किस प्रकार से राजनीति के बारे में अपनी समझ विकसित कर रहा है। हम लोगों ने इतना उससे पढ़ा है विद्यालय में, महाविद्यालय में, कि बालक की प्रथम पाठशाला उसका परिवार होता है। सबसे पहले और सबसे अच्छी बातें वो अपने परिवार में सीखता है।
उसकी माता के द्वारा या परिवार के अन्य सदस्यों के द्वारा उसे शिक्षा दी जा रही है। इसके माध्यम से बालक, इसके माध्यम से परिवार के माध्यम से बालक अपने रीति रिवाजों को सीखता है, परंपराओं को सीखता है। वह परिवार में बड़े बुजुर्ग जो भी हैं उनकी आज्ञा का पालन करता है। आज्ञा का पालन क्यों करता है? कि वो बड़े हैं, वो देख रहे हैं कि उनके पिताजी हैं, वो उसके दादाजी का आज्ञा का पालन कर रहे हैं, दादाजी है उसके बड़े दादाजी का आज्ञा का पालन कर रहे हैं। इसका मतलब है जो घर का मुखिया है, सत्ता परिवार की उसके पास में, तो उसे भी उनकी आज्ञा का पालन करना है। तो वो देखता है कि देश के नागरिक भी, देश का जो सर्वसर्वा होता है, देश का पीएम या प्रेसिडेंट जो भी है, तो देश की सत्ता उनके पास में होती है, तो नागरिकों को उनके आदेशों की पालना करनी है। तो छोटे से रूप में उसने परिवार में चीजें सीख ली। उसी प्रकार से परिवार में मिलजुल कर रहना, एक दूसरे का सहयोग करना, अपनी बात मनवाने के लिए विरोध करना या परिवार पर दबाव डालना, वह परिवार में ही सीखता है कि किस प्रकार से यदि सरकार उनकी बात नहीं मानेगी तो किस प्रकार से दबाव डालकर बात मनवाई जाती है। तो उसी प्रकार से बालक भी अपनी छोटी छोटी जो आवश्यकताएं होती हैं, तो उन आवश्यकताओं के लिए परिवार पर दबाव डालता है, रूठता है, रोता है, नाराज होता है, और परिवार वाले उनकी बात को मान लेते हैं। उसका जो भी है अपना दबाव डालकर बात मनवाने का, तो उसका काम हो जाता है। हम लोगों ने कई बार ऐसा भी देखा है कि परिवार का बड़ा जिस राजनीतिक दल का समर्थक होता है, परिवार के अन्य सदस्य भी उसका अनुसरण करते हैं। कोई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का घर का दादा या उससे बड़े दादाजी हैं, वो किसी एक पार्टी को लेकर चल रहे हैं, तो सारे परिवार के सदस्य हैं उन्हीं के रास्ते पर चलते हैं। उनको ऐसा लगता है कि यही पार्टी सही है। तो ऐसा भी देखने को मिलता है कहाँ? परिवार में, जहां सबसे पहले बालक राजनीति के बारे में सीख रहा है। कहाँ? परिवार में। ये बालक का राजनीतिक समाजीकरण हो रहा है। उसके बाद में आगे चले तो शिक्षण संस्थाएं। अब ये शिक्षण संस्थाएं, बालक परिवार से निकलता है और कुछ निश्चित उम्र के बाद 4-5 साल के बाद में वो विद्यालय में प्रवेश करता है। अब बालक क्या सीख रहा है? बालक परिवार में जो आदतें सीख कर आया है, अब वह विद्यालय में जाकर ये आदतें और अधिक स्थायी हो जाती हैं। समाज के विभिन्न समूह के बालक के साथ रहकर वह अनुकूलन करना सीखता है। समाज के अनेक तबके के लोग वहां पर आते हैं, विभिन्न जातियों के आते हैं, विभिन्न धर्मों के आते हैं, गरीब अमीर वर्गों से भी आते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं विभिन्न परिस्थितियों से निकलकर विद्यालय में बालकों का जमावड़ा होता है, और बालक उनमें से सबके साथ में रहकर गरीब अमीर, ऊंची जाति, नीची जाति, अनेक धर्मों के लोग सबके साथ में रहकर वो एक मित्रता पूर्वक वो अपना अध्ययन कर रहा है। उनके साथ में अनुकूलन कर लेता है कि ठीक है जैसे भी है, वो ज्यादा कुछ नहीं सोचता है और उनके साथ पढ़ाई करता है, अनुकूलन करना सीखता है। यहाँ पर एक छोटी सी विशेष बात भी है कि बालक की शिक्षा जितनी व्यापक होगी उसकी संभावना ज्यादा है कि वो बालक है राजनीति में भी उतनी अधिक है रुचि लेगा, उसके राजनीतिक ज्ञान का विकास होगा। साथ ही विद्यालय का पाठ्यक्रम है, उसके साथ में रहने वाले मित्र मंडली, उसको पढ़ाने वाले शिक्षकों का दृष्टिकोण है, राजनीति के प्रति कैसा है, ये सब तत्व भी राजनीतिक समाजीकरण को प्रभावित करते हैं। क्योंकि अधिकांशतः देखने को आता है, क्योंकि अध्यापक जो होते हैं वो एक बालक के लिए गौड़भात्र के रूप में होते हैं। बालक उनके आचरण को अथवा जिस प्रकार से एक्टिविटीज करता है उसके तौर तरीकों को देखता है, और टीचर भी क्या सोचता है, वो अपने विचारों को बालकों पर इस प्रकार से छोड़ता है कि बालक उसके विचारों के अनुसार ही कार्य करना शुरू कर देते हैं। यानी कि अपने विचारों के अनुसार डालने का प्रयास भी करता है। यानी कि जिस प्रकार से गुरु के विचार होंगे, शिष्यों के विचार भी उसी के अनुसार हो जाएगा। तो ये भी क्या है, शिक्षण संस्थाओं में बालक का राजनीतिक समाजीकरण हो रहा है। इनके अलावा विभिन्न प्रकार के राजनीतिक दल
पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दल अपनी नीतियां बनाते हैं, विभिन्न प्रकार की अपनी विचारधारा और कार्यक्रमों के माध्यम से समाजीकरण का कार्य करते हैं। ये पॉलिटिकल पार्टीज संचार के विभिन्न साधनों के द्वारा जनता को अपनी नीतियों से अवगत कराते हैं, अपनी विचारधारा जनता के सामने रखते हैं और जनता भी क्या करती है, जिस पार्टी की, जिस राजनीतिक दल की विचारधारा उन्हें पसंद आती है उसी विचारधारा के अनुसार कार्य करना शुरू कर देती है। जैसे कि अभी 2014 के बाद में भारत की राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन आया है और यहाँ नरेंद्र मोदी की विचारधारा से अधिकांशतः जनता है वो प्रभावित हुई है और उसकी नीतियों का अनुसरण कर रही है। तो ये भी अपन कह सकते हैं कि ये भी राजनीतिक समाजीकरण करने का एक साधन है, जब कोई राजनीतिक पार्टी अपनी विचारधारा को जनता को अपनी विचारधारा के अनुसार ढालने का प्रयास कर रही है। इनके अलावा विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय प्रतीक कौन से हैं? जैसे कि हमारा राष्ट्रीय गीत है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय दिवस है, राष्ट्रीय पुष्प है, जो भी पूरे देश का एक ही प्रतीक चिन्ह है। ये प्रतीक चिन्ह भी राजनीतिक समाजीकरण का करने का कार्य करते हैं। जैसे कैसे करते हैं? विभिन्न राजनीतिक प्रतीक है, जैसे कि राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय दिवस आदि के माध्यमों से राजनीतिक व्यवस्था और राजनीतिक आदर्शों के प्रति नागरिकों में आस्था उत्पन्न की जाती है। वो भी ये देखते हैं कि हमारे विभिन्न जो देश को स्वतंत्र कराने वाले जो जिन्होंने अपनी शहादत देश को पर कुर्बान कर दी, शहीद हो गए, सब कुछ अपना न्यौछावर कर दिया देश पर, तो हमें भी कुछ इसी प्रकार का करना है, उनकी विचारधारा से भी प्रभावित रहे। तो ये राष्ट्रीय प्रतीक हैं, इनको लोग अपनाते हैं और उनके अनुसार आचरण करते हैं। एक आता है इसमें जनसंचार के साधन। जनसंचार के साधन कौन से हो सकते हैं? जैसे कि हमारे समाचार पत्र हो सकते हैं, टीवी हो सकता है, रेडियो हो सकता है, टेलीफोन हो सकता है, सोशल मीडिया हो सकती है। ये हमारे जनसंचार के साधन है, जहां से जनता अपने विचार को, जहां जनता उनके विचारों के अनुसार अपने को डालती है। जैसे कि आजकल विभिन्न राजनीतिक पार्टियां हैं, वो अपना प्रचार है सोशल मीडिया के माध्यम से कर रही है और जिस प्रकार का विज्ञापन देते हैं जनता उनके विज्ञापनों को देखकर उसी प्रकार आचरण करती है। तो ये भी एक बड़ा राजनीतिक समाजीकरण का प्रभावित करने का एक तरीका है। आप इस प्रकार से देखें कि जनसंचार के विभिन्न साधनों के द्वारा राजनीतिक ज्ञान को और उसके विचारों को बढ़ाने के लिए अच्छे और मजबूत माध्यम बन चुके हैं। कौन है? जनसंचार के साधन। चुनाव में जनसंचार का अधिक उपयोग किया जा रहा है, ये समाजीकरण को प्रभावित करने का कार्य करते हैं, अर्थात जनमत की समझें विकसित करते हैं। कौन है? जनसंचार के साधन है। इस तरह से राजनीतिक समाजीकरण किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक होता है और समाज की राजनीतिक संस्कृति को निर्धारित करने में भी राजनीतिक समाजीकरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो अपन लोगों ने ये राजनीतिक समाजीकरण का जो टॉपिक है उसके बारे में देखा। क्या देखा? अपन ने सबसे पहले इसमें राजनीतिक समाजीकरण के बारे में देखा, जिसमें अपने व्यवहारवादी क्रांति और अंतःनुशासनात्मक उपागम के बारे में सुना। अपन लोगों ने राजनीतिक समाजीकरण क्या है, राजनीतिक समाजीकरण क्या है, इनकी परिभाषाओं को, इनके अर्थ को देखा। इसके अलावा आपने हर्बर्ट साइमन है, इनकी पुस्तक है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, उसके बारे में आमंडो पावेल या राजनीतिक संस्कृति या काउनात की परिभाषा है, अपन ने उनके बारे में देखा। और एक राजनीतिक समाजीकरण के साधन है जो मुख्यतः 5 प्रकार के, जिनमें परिवार, शिक्षण संस्थाएं, राजनीतिक दल, राष्ट्रीय प्रतीक और जनसंचार के साधन है। इस प्रकार से ये 5 आपकी पुस्तकों में समाजीकरण के साधन बता रखे हैं। तो इस प्रकार से ये राजनीतिक समाजीकरण का टॉपिक कंप्लीट होता है। बाकी का नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।